अर्थशास्त्र और पर्सनल फाइनेंस की दुनिया अक्सर बहुत उलझी हुई लगती है ना? ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए नहीं बनी है। लेकिन आज हम पूर्व इन्वेस्टमेंट बैंकर निशा शाह के विचारों को डिकोड करने जा रहे हैं। उनका नजरिया संपत्ति बनाने की पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल आसान और स्पष्ट बनाता है। हम समझेंगे कि कैसे कोई भी इंसान पैसों से जुड़ी चिंताओं से बाहर निकलकर एक मजबूत और सुरक्षित भविष्य की नींव रख सकता है। तो चलिए संपत्ति बनाने के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम 6 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। ऑस्ट्रिच इफेक्ट के मनोवैज्ञानिक प्रभाव से लेकर आर्थिक सुरक्षा कवच बनाने तक, 3 हिस्सों वाले बजट से लेकर इंडेक्स फंड्स के जादुई असर तक, और कैसे हम बचत से ज्यादा अपनी कमाई बढ़ाने पर फोकस कर सकते हैं। और हाँ, आखिर में हम बात करेंगे सबसे अहम विषय पर, सच्ची आर्थिक खुशी। तो चलिए पहले कदम की ओर बढ़ते हैं। ऑस्ट्रिच इफेक्ट मतलब पैसों को लेकर जो हमारे दिमाग में मनोवैज्ञानिक बाधाएं होती हैं ना, उन्हें कैसे पार किया जाए। अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या ज्यादा सैलरी का मतलब हमेशा बेहतर मनी मैनेजमेंट होता है। समाज में ये एक बहुत बड़ा मिथक है कि अगर कोई 6 अंकों में यानी लाखों कमा रहा है तो उसकी लाइफ तो सेट है। पर असलियत इससे काफी अलग है। सिर्फ ज्यादा पैसे कमाना किसी को पैसों का अच्छा मैनेजर नहीं बनाता। असली खेल इस बात का है कि उस कमाए गए पैसे को संभाला कैसे जाता है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक इंसान साल का $100,000 कमाता है, लेकिन वो पूरा का पूरा पैसा खर्च कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एक और इंसान है जो सिर्फ $50,000 कमाता है, लेकिन हर महीने अपनी कमाई का 10% लगातार बचाता है। अब सोचिए, आगे चलकर किसकी स्थिति बेहतर होगी? जाहिर है, लंबी अवधि में वही व्यक्ति संपत्ति बना पाएगा जो लगातार बचत कर रहा है, ना कि वो जिसने सब कुछ उड़ा दिया। और यहीं पर एंट्री होती है ऑस्ट्रिच इफेक्ट की, एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति जहां हम अपनी ही आर्थिक सच्चाई से भागते हैं। याद है, पुराने समय में जब नकद पैसे गिनकर देते थे तो खर्च करने की चुभन महसूस होती थी। पर आज की इस डिजिटल दुनिया में सिर्फ एक कार्ड टैप किया और पैसे गायब। और फिर किसी खर्चीले वीकेंड के बाद हम डर के मारे अपना बैंक बैलेंस चेक करने से ऐसे कतराते हैं जैसे शुतुरमुर्ग रेत में अपना सिर छिपा लेता है। सच कहूं तो बिना सोचे समझे खर्च करने की ये अनदेखी बहुत भारी पड़ सकती है। तो इस आदत को तोड़ें कैसे? चलिए दूसरे कदम पर आते हैं, आर्थिक सुरक्षा या एक फाइनेंशियल कुशन बनाना। यह हर समय के फाइट और फ्लाइट वाले तनाव से बाहर निकलने की असली नींव है। वैनगार्ड का एक बहुत ही दिलचस्प शोध है। इसके अनुसार अगर बैंक में केवल $2,000 की एक इमरजेंसी बचत होना तो इंसान की मानसिक और आर्थिक भलाई में पूरे 21% का उछाल आता है। जी हाँ, 21%। ये एक छोटी सी रकम हमारे दिमाग को ये सिग्नल देती है कि सब ठीक है, हम सुरक्षित हैं और हम उस डर वाले जोन से बाहर आ पाते हैं। इसका ब्लूप्रिंट बहुत ही सीधा है। सबसे पहले एक शुरुआती $2,000 की इमरजेंसी बचत जमा करें। उसके बाद अगर कोई भी ऐसा कर्ज है जिस पर 8% से ज्यादा का ब्याज लग रहा है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का कर्ज, तो निवेश के बारे में सोचने से पहले उसे चुकाना ज्यादा समझदारी है। क्योंकि देखिए, शेयर बाजार से औसतन 8 से 10% का ही रिटर्न मिलता है। जब ये भारी कर्ज खत्म हो जाए, बस तब निवेश की शुरुआत करनी चाहिए। ये बिल्कुल सिंपल मैथ्स है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, 3 हिस्सों वाला बजट रूल। अपनी मंथली इनकम को सही से कैसे बांटें? जो लोग अपनी आय पर बेहतर कंट्रोल चाहते हैं, उनके लिए ये तरीका शानदार है। इसमें घर आने वाली टेक होम सैलरी को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला 65% हिस्सा हमारी ज़रूरतों या फंडामेंटल्स के लिए है, जैसे घर का किराया, बिजली और राशन। दूसरा 25% हिस्सा मौज मस्ती के लिए है, जैसे बाहर खाना या छुट्टियां। और तीसरा और सबसे अहम 10% हिस्सा है हमारे फ्यूचर के लिए, यानी बचत और निवेश। ये तरीका वर्तमान और भविष्य दोनों का एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। वॉरेन बफेट की एक बहुत ही कमाल की बात है, खर्च करने के बाद जो बचे उसे मत बचाइए, बल्कि बचाने के बाद जो बचे उसे खर्च कीजिए। मतलब जैसे ही सैलरी बैंक में आए, सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि वो बचत वाला हिस्सा अपने आप, जी हाँ, ऑटोमेटिक तरीके से एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। अगर वो पैसा मुख्य अकाउंट में दिखेगा ही नहीं तो वो खर्च भी नहीं होगा। इसके अलावा इस डिजिटल दुनिया में इम्पल्स बाइंग या आवेग में आकर खरीदारी करने से बचना बहुत जरूरी है। जब भी कुछ ऑनलाइन खरीदने का मन करे, बस खरीदे बटन दबाने से पहले खुद से 3 सवाल पूछने की आदत डालें। क्या वाकई मुझे इसकी ज़रूरत है? क्या मैं इसके कम हिस्से से काम चला सकता हूं? और क्या ये मुझे कहीं और सस्ता मिल सकता है? ये छोटा सा ठहराव हमें विज्ञापनों के झांसे में आने से और बिना सोचे समझे पैसे उड़ाने से बचा लेता है। अब बढ़ते हैं चौथे कदम की ओर, इंडेक्स फंड्स में निवेश। चलिए देखते हैं कि सिर्फ पैसे बचाने के बजाय संपत्ति को असल में कैसे कई गुना बढ़ाया जाता है।
निवेश की दुनिया को लेकर एक बहुत बड़ा मिथक फैला हुआ है कि अमीर बनने के लिए हमें अगला अमेज़न या एप्पल खोजना होगा। पर सच तो ये है कि अलग-अलग कंपनियों के शेयर चुनना बहुत ही जोखिम भरा और थका देने वाला काम है। इसके बजाय इंडेक्स फंड्स में निवेश करना एक बेहतरीन रास्ता है। यहाँ हम एक ही झटके में बाजार की सबसे बेहतरीन कंपनियों का एक छोटा सा हिस्सा खरीद लेते हैं। लंबी अवधि में संपत्ति बनाने का ये सबसे डाइवर्सिफाइड और सुरक्षित तरीका है। और ये बात लेमैन ब्रदर्स की कहानी बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है। सोचिए, 2008 में पूरी तरह डूबने से ठीक पहले वॉल स्ट्रीट के दिग्गज एनालिस्ट्स ने लेमैन ब्रदर्स के शेयर को खरीदें या बाय की रेटिंग दी थी। उनके पास आम लोगों से कहीं ज्यादा डेटा था, फिर भी वे बुरी तरह गलत साबित हुए। अब अगर वॉल स्ट्रीट के धुरंधर व्यक्तिगत शेयरों के मामले में इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं, तो आम लोगों को ये रिस्क क्यों लेना चाहिए? इंडेक्स फंड्स हमें इसी खतरे से बचाते हैं। लेकिन हाँ, निवेश का एक बहुत ही सुनहरा नियम हमेशा याद रखना है, 5 साल का नियम। शेयर बाजार में वो पैसा कभी नहीं लगाना चाहिए जिसकी जरूरत अगले 5 सालों के अंदर हो। मान लीजिए कुछ सालों में घर खरीदना है या बच्चों की फीस भरनी है, तो उस पैसे को बाजार से बिल्कुल दूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर बाजार गिर गया और उसी वक्त पैसों की सख्त जरूरत पड़ गई तो नुकसान में पैसा निकालना एक बहुत बड़ी आर्थिक त्रासदी बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें कदम पर। बचत से ज्यादा अपनी कमाई पर जोर देना। अपनी सोच में ये बदलाव लाना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग अपना सारा समय छोटे छोटे खर्चे कम करने में लगा देते हैं, पर सच तो ये है कि बचत करने की एक लिमिट होती है। चाहे हम कितने भी खर्चे कम कर लें, एक पॉइंट के बाद और कटौती मुमकिन नहीं है। ये एक गणितीय सीमा है। लेकिन इसके उलट हमारी कमाई बढ़ाने की, अपनी क्षमता बढ़ाने की कोई सीमा नहीं होती। कमाने की क्षमता पूरी तरह से असीमित है, इसलिए हमारा फोकस अपनी वैल्यू बढ़ाने पर होना चाहिए। जरा इस सवाल पर सोचिए, अगर महज $10 बचाने के लिए 3 घंटे कस्टमर केयर पर बहस की जाए या अलग अलग दुकानों के चक्कर लगाए जाएं, तो असल प्रति घंटा कमाई क्या हुई? वो कीमती समय कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। अगर वही 3 घंटे कोई नई स्किल सीखने में या अपने काम में ज्यादा वैल्यू जोड़ने में लगाए जाएं, तो आगे चलकर उसका रिटर्न उन बचाए गए चंद पैसों से कई गुना ज्यादा होगा। और अब हम पहुंच गए हैं छठे और अंतिम कदम पर, सच्ची आर्थिक खुशी। आखिरकार संपत्ति बनाने का हमारा अल्टीमेट गोल है क्या? समाज ने हमारे दिमाग में बिठा दिया है कि आर्थिक सफलता का मतलब है महंगी गाड़ियां, बड़े ब्रांड्स और बस दुनिया को यह दिखाना कि हमारे पास कितना पैसा है। पर जो लोग सच्चे मायने में आर्थिक खुशी के शीर्ष 1% में है ना, वो इस दिखावे से बहुत दूर होते हैं। वो जानते हैं कि संपत्ति का असली काम दूसरों को इम्प्रेस करना नहीं है। पैसा इसलिए है ताकि वो हमें आज़ादी दे सके, हमारे समय पर हमारा कंट्रोल हो और जिंदगी में हमारे पास चुनने के विकल्प हों। ब्रॉनी वेयर के एक बेहद मशहूर शोध से हमें जीवन की एक बहुत ही गहरी और कड़वी सच्चाई पता चलती है। जो लोग अपने जीवन के आखिरी पलों में होते हैं, वे कभी इस बात का पछतावा नहीं करते कि उन्होंने वो महंगा फ़ोन या डिज़ाइनर बैग नहीं खरीदा। उनका सबसे बड़ा पछतावा ये होता है कि काश उनमें समाज की उम्मीदों से हटकर अपने अनुसार एक सच्ची ज़िंदगी जीने की हिम्मत होती। पैसा सिर्फ एक टूल है, एक औजार है जिसे उस सच्ची ज़िंदगी को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो आज का ये विश्लेषण हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। जब भी पैसा खर्च किया जाए तो खुद से पूछना ज़रूरी है, क्या खर्च किया गया हर एक पैसा आंतरिक खुशी के करीब ले जा रहा है या उससे दूर धकेल रहा है? क्या वो खर्च मन की शांति और सच्ची आज़ादी की ओर एक कदम है? जब पैसों का मैनेजमेंट एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ किया जाता है, सिर्फ तभी इंसान सही मायनों में आर्थिक रूप से आज़ाद और सुखी बन पाता है।